सोशियोलॉजी की इमरजेंस। अब ये जो टॉपिक है ना सोशियोलॉजी की इमरजेंस, वो आपके कॉलेजेस में भी आता है। इस बार की एक न्यू असाइनमेंट है, उसमें सोशियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है उसका वो आया है इमरजेंस। और ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी से पहले जस्ट बुक में यही है कि सोशियोलॉजी का इमरजेंस, तो मे भी सोशियोलॉजी के इमरजेंस से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाए। एंड यूपीएससी में भी अगर मैं देखूँ तो सोशियोलॉजी के ऑप्शन सोशियोलॉजी में भी इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन है। इसका सोशियोलॉजी एज ए साइंस है, दैट्स अनदर मैटर। और वीडियो बहुत टाइम से नहीं आई हुई है, तो इसका रीजंस है लैपटॉप मेरा थोड़ा परिस्थिति उसकी ठीक नहीं है। आज शुरू कर दें। तो आज मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया बुक के पैटर्न से, क्योंकि बुक में जो है वो अगर आप बुक के तरीके से पढ़ोगे, उसी फ्लो में पढ़ोगे तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। इस फ्लो में मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, फिर हम पढ़ेंगे एनलाइटनमेंट, फिर हम पढ़ेंगे चेंजेस जो यूरोप में आए जैसे कि फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उसके बाद आता है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी और एंड में आता है सोशियोलॉजिकल थ्योरी का राइज। तो हम आपको बताऊं इस उसमें हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। कहते हैं देखो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन क्या था, 14 से 16 सेंचुरी के अंदर यूरोप में क्या हुआ कि एक चेंज आता है व्यक्ति और चेंज आता है एटीट्यूड टुवर्ड मैन एंड नेचर। तो लोगों का जो प्रकृति को देखने का नज़रिया है, कि जैसे उन्होंने कहा कि अगर सूरज जो है वही हमको ऊपर आसमान में चारों तरफ घूमता दिखाई दे रहा है, तो हम ऐसे ही मान लें कि सूरज जो है वो पृथ्वी के चक्कर काटता है। तो ये चीज़ सही नहीं है। तो यूरोप में लोगों के अंदर एक नया एटीट्यूड आया, और वो एटीट्यूड कैसा था, उस एटीट्यूड से क्या हुआ, किसकी ग्रोथ होती है, दो इम्पोर्टेंट फिनोमिनन की ग्रोथ होती है। एक तो एक्सपेरिमेंटलिज्म और एक रेशनलिज्म। एक्सपेरिमेंटलिज्म यानी कि किसी भी ट्रू फैक्ट को आप एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हो। रेशनलिज्म यानी कि हर एक चीज़ जो ट्रू है उसको एक रेशनल से या फिर उसमें हम एज ऑफ उसको हम रीज़न से प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के दौर में यूरोप में इन चीज़ों का राइज होने लगता है। तो अब इसके साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में कुछ चीज़ें चेंज आते हैं, और उसमें से दो चेंजेस मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। एक है हीलियोसेंट्रिज्म आता है जियोसेंट्रिज्म के। जियोसेंट्रिज्म यानी कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में है, और उसके पूरा यूनिवर्स है, उधर ही सन घूमता है अलॉन्ग विद होल यूनिवर्स। लेकिन इसमें चेंज आया और हीलियोसेंट्रिक मॉडल आया। हालांकि हीलियोसेंट्रिक मॉडल भी गलत है, लेकिन उस टाइम हीलियोसेंट्रिक मॉडल आया कि नहीं, सन जो है वो सेंटर में है जो, और आसपास जो पूरा अर्थ और यूनिवर्स है वो उसके आसपास घूमते हैं। हालांकि यूनिवर्स वाली चीज़ सही नहीं थी, लेकिन अर्थ वाली चीज़ सही थी। तो यूरोप के अंदर एक ऐसा साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया जिससे एक चेंज आया एटीट्यूड में, और किसकी ग्रोथ होती है, एक्सपेरिमेंटलिज्म और रेशनलिज्म की ग्रोथ होती है। और उसके बाद यूरोप एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है, और उसके दो एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हमने देख लिया कि हीलियोसेंट्रिज्म आ जाता है जियोसेंट्रिज्म की जगह, और इवोल्यूशनरी थ्योरी आ जाती है बाइबेलिकल थ्योरी। बाइबेलिकल थ्योरी जो एडम ईव की कहानी है, और इवोल्यूशनरी थ्योरी यानी कि ह्यूमंस जो है वो जो स्टेजेस में प्रोग्रेस करते हैं। जे डार्विन का जो आइडिया था वो आपने 10th क्लास की बायोलॉजी में नहीं पढ़ा है, तो अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि सबसे पहले ये थे प्राइमरी जीव थे, फिर उससे ये बने और फिर एंड में आके होमोसेपियंस बने। जैसे अभी के जो होमोसेपियंस है वो इससे पहले होमोसेपियंस थे, है ना। तो इस तरीके से तो, और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में क्या था कि नए आइडियाज़ को तभी एक्सेप्ट किया जा सकता है जब वो प्रूफ और वेरीफाई किया जा सकता है बार बार। यानी कि नए आइडियाज़ को तभी एक्सेप्टेंस मिलेगी जब वो बार बार प्रूफ और वेरीफाई हम उन आइडियाज़ को कर सके। तो साइंटिफिक मेथड जो था उसको एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव कहा जाने लगा। यानी कि जो एक्सपेरिमेंटलिज्म, रेशनलिज्म, ये सारे जो मेथड्स उस टाइम इवॉल्व हुए उनको एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव यानी कि वो किसी व्यू पॉइंट से प्रभावित नहीं होते, एक्यूरेट यानी कि सटीक। इवोल्यूशनरी थ्योरी आल्सो, यहाँ पे आल्सो सेट द फैक्ट दैट ह्यूमंस आर ऑलवेज इवॉल्विंग। इवोल्यूशनरी थ्योरी ने एक फैक्ट सेट कर दिया कि हाँ, ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस एज अ सिविलाइजेशन, एज पीपल आर ऑलवेज इवॉल्विंग, वो हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं। तो ये था साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। फिर आता है एनलाइटनमेंट। तो देखो एनलाइटनमेंट के कुछ प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं, एक मॉन्टेस्क्यू है और एक मोंटेस्क्यू और एक है जीन जैक्विस रूसो। तो ये दोनों फ्रेंच फिलोसफर्स थे, ये एनलाइटनमेंट के फिलोसफर थे। एनलाइटनमेंट यानी कि एज ऑफ रीज़न जो यूरोप के अंदर आती है। एज ऑफ रीज़न यानी कि ये लोग क्या मानते थे, तो उस टाइम ये जो मानेंगे वो हम आगे देखेंगे, हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ेंगे। तो एनलाइटनमेंट जो था वो एक तरीके से कह लो एज ऑफ रीज़न था। यानी कि हर एक जो चीज़ है वो रीज़न से, यानी कि हर एक जो ट्रू फैक्ट है उसको तर्क से आप प्राप्त कर सकते हो, मतलब कारण से आप प्राप्त कर सकते हो। आपको हर एक चीज़ का कारण ढूंढना चाहिए। तो एनलाइटनमेंट यानी कि
जो पुनर्जागरण काल आया यूरोप में, सॉरी एनलाइटनमेंट, यानी कि जो एक तरीके से एज ऑफ रीज़न शुरू होता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या, और इस एनलाइटनमेंट से क्या होता है कि जो यूरोप की पहले फिलोसफीज़ थी, फ्यूडल यूरोप में जो फिलोसफीज़ थी, वो बहुत ही एकदम तरीके से, बहुत ही झटके के साथ चेंज होती है इस एनलाइटनमेंट से। तो जैसे कि ड्रॉपिंग ऑफ थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ रूलर, पहले यूरोप में एक थ्योरी चलती थी कि जो रूलर है उसको एक डिवाइन राइट है टू रूल ओवर द पीपल एंड नथिंग वाज सैक्रोसैंक्ट। अब जो पहले क्या था यूरोप में, चर्च और स्टेट को, चर्च को ऐसा माना जाता था कि चर्च का जो इंस्टीट्यूशन है, जो आपका चर्च है, वो जो है वो एकदम सैक्रोसैंक्ट, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, वो हमेशा रहेगा चर्च। लेकिन फिर उसके बाद ये एनलाइटनमेंट आया, तो जब और एज ऑफ रीज़न आई, और ये बस सारी भी चीज़ें हो रही थी कि जैसे जो ह्यूमन है वो इवॉल्व करते, तो चर्च से लेकर स्टेट तक कुछ भी अब क्या नहीं था, सैक्रोसैंक्ट, यानी कि ऐसा नहीं था जिसमें परिवर्तन ना किया जा सकता। तो दो चीज़ें समझ में आ गई है ना। तीसरी चीज़ है चेंजेस दैट स्वेप्ट यूरोप, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो आज अब हम चेंजेस दैट स्वेप्ट यूरोप पे आ गए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस में एक क्रांति थी जो कि पूरे एकदम फ्रांस नहीं, उसने पूरे यूरोप को इफेक्ट किया। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, एक सोशल चेंज था। जैसा कि हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के केस में देखेंगे, वो एक इकोनॉमिकल चेंज होगा। तो फ्रांस एंटर्ड एज ऑफ रीजन अंडर एनलाइटनमेंट। तो एनलाइटनमेंट के आने से फ्रांस में एज ऑफ रीजन आता है ना, तर्कवाद आता है। और मेजर फिलोसोफर जो होते हैं जैसे मॉन्टेस्क्यू, वोल्टायर और रूसो, वो क्या बिलीव रखते हैं कि जो भी सारी सही चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें सत्य हैं, उनको हम लोग रीज़न यानी कि तर्क से सिद्ध कर सकते हैं। द आइडिया एंड सोशल कंडीशन ऑफ फ्रांस। देखो एक तो ये आइडिया कि हम लोग हर एक सही सत्य वस्तु को तर्क से सिद्ध कर सकते हैं। और फ्रांस की उस समय तो सोशल कंडीशंस थी, जैसे कि हाईली डेप्ट और फ्यूडल जो सोसाइटी थी, है ना, काफ़ी इनइक्वालिटी वाली सोसाइटी थी। तो उन सब ने मिलकर, ऐसी कंडीशंस में मिलकर किसको जन्म दिया, दे गेव बर्थ टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने किसको एंड किया, डेस्पोटिक मोनार्की यानी कि निरंकुश राजतंत्र को फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने समाप्त कर दिया। और कौन से आइडियाज़ को प्रमोट किया, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना को फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने बढ़ाया। तो ये एक सोशल चेंज आया। अचानक से सोसाइटी जो फ्यूडल यूरोप की थी वो टूटने लगी। अब लोगों लिबरल थे, यानी कि लोग स्वतंत्र है, इक्वल है, सब आपस में भाई है, इस तरीके की बातें होने लगी अचानक से। यूरोप का फ्यूडल सिस्टम जो था वो एक हायरकल सिस्टम था, जैसे यहाँ पे कास्ट सिस्टम है उसी प्रकार से यूरोप में फ्यूडल सिस्टम था। तो लेकिन जब ये चेंज हुआ ना, तो ये चेंज से क्या होता है, सोशल केओस होता है। जब भी सोसाइटी के अंदर कोई सेट ऑर्डर्स टूटते हैं, हमेशा याद रखना, जब भी सोसाइटी के अंदर सेट ऑर्डर्स टूटेंगे जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, जो स्टेबल हो चुके हैं, वो टूटेंगे तो सोसाइटी के अंदर केओस आता ही है। जो कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम के अंदर होगी, आप आके उसे डिस्टर्ब कर दोगे तो वो चीज़ उस नॉन इक्विलिब्रियम फेज के अंदर काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहेगी, काफ़ी उसमें केओस रहेगा, यानी कि वो काफ़ी हिलेगी डुलेगी। कंजर्वेटिव्स जो थे उस टाइम, वो चाहते थे कि हम लोग मिडिल एजेस, यानी कि जब हम ये चीज़ें कुछ भी मान लेते तो उस मिडिल एजेस में हम लोग वापस चले जाए, जिसको पीसफुल टाइम कहते थे, पीसफुल टाइम्स। और जो कि रेशनलिस्ट थे वो ये कहते थे कि देखो भाई, कंजर्वेटिव जो कह रहे हैं ना कि हम लोग वापस मिडिल एजेस चले जाएं, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि सोशल चेंज जो होता है ना, वो बिल्कुल ओवरटर्न करने के लिए इम्पॉसिबल होता है। यानी कि अब जो सोशल चेंज फ्रेंच सोसाइटी के अंदर जो यूरोप में आ चुका है, जो लिबर्टी, जो लोगों ने एक बार जब लिबर्टी का टेस्ट चख लिया है, लोगों ने स्वतंत्रता का स्वाद देख लिया, तो हम दोबारा से वो मिडिल एजेस की फ्यूडल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, जहाँ पे इनइक्वालिटी होगी, जहाँ पे कोई लिबर्टी नहीं होगी। तो ये चीज़ रेशनलिस्ट मानते थे। तो द इंटरेस्ट इन सोशल ऑर्डर वाज मेजर कंसर्न ऑफ क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट। तो क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट की कंसर्न क्या थी उस टाइम की, देखो ये पॉइंट याद रखना, ये 5 वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट की कंसर्न थी, स्पेशली कॉम्टे डुर्खेम और पार्सन की, कि ये जो सोशल ऑर्डर के बारे में बातें चल रही हैं कि हमें पीसफुल टाइम्स पे लौटाना चाहिए, जो कंजर्वेटिव कह रहे हैं कि मिडिल एजेस पे लौटा, और ये जो लोग हैं रेशनलिस्ट वो कह रहे हैं कि पॉसिबली ओवरटर्न है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, द सोशल ऑर्डर। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे। तो देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो कैसा चेंज था, मैंने बता दिया, सोशल चेंज था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था
वेयर दैट वाज एन इकोनॉमिक चेंज। वो पूरे उसने यूरोप की इकोनॉमी में चेंज ला दिया। तो ये कैसे शुरू होता है? ये 1700 एडी में इंग्लैंड में शुरू होता है, जो कि ट्रेड और कॉमर्स, जो कि ग्रोथ करता है किसकी? ट्रेड की, कॉमर्स की ग्रोथ करता है। एक्सपेंशनिज्म, जो यूरोप का एक्सपेंशनिज्म हुआ था, दैट अल्टीमेटली लेड टू कॉलोनिज्म। तो जो उससे कॉलोनिज्म फिर पैदा होता है यूरोप में। तो 1760 एडी के अंदर यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, जिसमें अचानक से पूरे यूरोप की पूरा जो वो है यूरोप, उसमें इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर एक चेंज ला दिया। तो देखो क्या क्या चेंज आए। हैंडमेड गुड्स जो थे अब वो मशीन गुड बन गए। अब मशीन गुड्स थे तो देखो पहले हैंडमेड गुड्स थे तो पहले फ्यूडल स्टेट हुआ करती थी यूरोप के अंदर। तो अब जो फ्यूडल लोगों का काम था, जो हायर क्लास थे, अब वो उनकी जगह पर कौन आ गए? कैपिटलिस्ट आ गए। कैपिटलिस्ट यानी जिनके पास पैसा होता था, जो कि कंट्रोल करते थे मोड ऑफ प्रोडक्शन को, यानी कि जो फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज को कंट्रोल करते थे, फैक्ट्रीज को, वो थे कैपिटलिस्ट। तो क्या क्या चेंज आए? देखो फ्यूडल्स जो हैंडमेड थे उसकी जगह आ गए मशीन गुड। जो फ्यूडल क्लास थी उसकी जगह आ गई कैपिटलिस्ट क्लास। देखो कैपिटलिज्म पहले स्टार्टिंग में सिंपल था, फिर कैपिटलिज्म जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता गया तो नए नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते गए, जैसे कि बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। ये सब चीज़ें भी एक्सिस्टेंस में आती रही। तो इससे क्या हुआ? एक नई क्लास बनी वर्कर्स की, मैनेजर्स की और कैपिटलिस्ट की। जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट जो फ्यूडल यूरोप के अंदर क्लासेस थी वो डिफंक्ट हो गए। अब नई क्लासेस बन गई, वर्कर्स, मैनेजर्स एंड कैपिटलिस्ट। द पीजेंट्स found themselves in mills and living in dirt and squalor instead of ओपन एंड ब्राइट कंट्री साइड। तो जो पीजेंट्स थे, अब देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो क्लियरली सिटीज़ की ग्रोथ हुई, अर्बनाइजेशन हुआ काफ़ी तेज़ी से। अब वो अर्बनाइजेशन हुआ तो बहुत सारे जो पीजेंट्स थे वो सिटीज़ में चले गए। अब सिटीज़ में ऐसे बहुत सारे लोग जाएंगे तो सिटीज़ ओवरऑल ओवर पॉपुलेटेड हो ही जाएंगी। और जब सिटीज़ ओवर पॉपुलेटेड होंगी तो पीजेंट्स ने, यानी कि जो कृषक, उन्होंने खुद को कहाँ पे पाया? मिल्स में पाया, यानी कि मिलों में काम करते हुए पाया। कैसे? और कैसे रह रहे थे वो? धूल और गंदगी में रह रहे थे, जबकि उन्हें कहाँ पे रहना चाहिए था? अपने खेतों में, ओपन एंड ब्राइट कंट्री साइड, यानी कि अपने गांव में, अपने खेत में। तो वो पीजेंट्स भी एक तरीके से उस चीज़ को मिस कर रहे थे। अब देखो और भी चेंजेस आते हैं। तो पहला चेंज, दो चेंजेस तो हम देख चुके। एक तो फ्यूडल सोसाइटी से कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन गई। फिर पीजेंट्स जो थे ना, जो कृषक थे, अब वो जाके वो वर्किंग क्लास बन गए। और वो कैसी कंडीशंस में रह गए थे वो सबने 10th क्लास में हमने पढ़ा है। तो चेंजेस दैट। और फिर तीसरा चेंज आया कि देखो जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, प्रोडक्शन बढ़ा तो पॉपुलेशन भी बढ़ी, और पॉपुलेशन बढ़ने से रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ। और जो सिटीज़ के अंदर पहले से इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ थी वो सिटीज़ के अंदर बढ़ गई। यही चीज़ हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर भी देखने को मिलती है, जो वहाँ पे वेस्टर्न जो सैटेडल था, जो मोहनजोदाड़ो में, और वहाँ पे रॉयल्टी के लोग रहते थे और इधर ईस्ट में कॉमन लोग रहते थे। तो ये सारे चेंजेस भी यूरोप में आए। फिर दीज चेंजेस कंसर्न, अब ये कौन कौन से? फ्यूडल क्लास वाला चेंज आया, पीजेंट्स जो थे वो निकल गए, और इंक्रीज इन पॉपुलेशन से क्या हुआ? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ गई, क्योंकि रिसोर्सेज उतने ही हैं, लोग अब ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम आई। दीज चेंजेस कंसर्न, अब इन चेंजेस से दोनों ही लोग कंसर्न थे, एक कंजर्वेटिव्स भी और रेडिकल्स भी। कंजर्वेटिव हमेशा ये सोच रहे थे कि अब ये जो चेंज आया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, ये फिर से लेकर आएगा केओस एंड डिसऑर्डर सोसाइटी के अंदर। और रेडिकल्स जो थे उनको ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई वर्किंग क्लास रिवॉल्यूशन हो जाए, ये जो पीजेंट्स है जो अभी अभी वर्कर बने हैं वो अपने लिए कोई रिवॉल्यूशन कर दें और फिर उससे एक और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। अब देखो दोनों की एक तरीके से कंसर्न्स तो बिल्कुल अलग अलग है। कोई सोसाइटी में केओस और डिसऑर्डर नहीं चाहता, वो चाहता है कि सोसाइटी वैसी वैसी बनी रहे, और ये चाहता है कि कहीं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ना हो जाए, लेकिन सोसाइटी में ये चीज़ कैपिटलिज्म जो आ रहा है वो आता रहे। तो उस समय, अब इसमें भी हमेशा याद रखना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे क्या क्या वो थी? सोशल ऑर्डर जो था वो कंसर्न था। और फिर सोशियोलॉजी में, और उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए क्या कंसर्न थी सोशियोलॉजिस्ट की? वो था लेबर्स की कंडीशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी अब किस तरीके से ओन की जा रही है। पहले एक फ्यूडल स्टेट थी, उसका बहुत बड़ा मालिक था, लेकिन अब ये कैपिटलिज्म आ चुका है, मोड ऑफ प्रोडक्शन नई चीज़ आ गई, इंडस्ट्रीज नई चीज़ आ गई, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसी चीज़ें आ गई हैं, अर्बनाइजेशन होने लगा, और टेक्नोलॉजी। तो अब सोशियोलॉजिस्ट किन किन चीज़ों से वो थे कंसर्न? तो कंडीशन ऑफ लेबर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, ये चीज़ याद रखना, आंसर में लिख दोगे, नंबर मिलेंगे। सो
अब हम आते हैं मेन इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी में। एक्चुअल में ये बुक में पहला था, लेकिन अब मैंने जो नोट्स बनाए उसमें ये बुक में एंड में है। तो देखो, फिर अब हमने इतना सब समझ लिया कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आएगा, और जो एनलाइटनमेंट था उससे एज ऑफ रीजन आई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एनलाइटनमेंट का प्रोडक्ट था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का प्रोडक्ट था। तो अब हम पढ़ते हैं इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी की सोशियोलॉजी इमर्ज कैसे हुई। अब हमने इतना सब पढ़ लिया कि क्या क्या कंसर्न्स थी। तो देखो, सोशियोलॉजी इमर्ज इन बैकग्राउंड ऑफ ऑल दिस चेंजेस। देखो, इतना बताया तो सीधी सी बात है, बैकग्राउंड के लिए बताया होगा। तो सोशियोलॉजी इन्हीं बैकग्राउंड से इमर्ज होती है, और ये दो टाइप के कारण थे सोशियोलॉजी के इमरजेंस के। पहला तो इंटेलेक्चुअल एंड दूसरा मटेरियल। इंटेलेक्चुअल चेंजेस जैसे कि साइंटिफिक एज आ गई, लेड टू डिस्कवरी ऑफ सिस्टमेटिक मेथड्स ऑफ स्टडी की डिस्कवरी होने लगी फॉर नेचुरल साइंस। जैसे कि मैंने साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में कहा था कि एक्सपेरिमेंटलिज्म आ गया और साइंटिफिक मेथड्स अब और एक्यूरेट थे। तो ये जो सिस्टमेटिक मेथड्स थे, है ना, ये अब नेचुरल साइंसेस के लिए डेवलप होने लगे। और चूंकि ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि नेचुरल साइंसेस जो जो डार्विन की इवोल्यूशनरी थ्योरी थी, वो कहती थी कि ह्यूमंस भी इवोल्यूशन करते हैं। तो फिर ये दुर्खेम और कॉम्टे जैसे जो वो थे फिलोसोफर्स, जो सोशोलॉजिस्ट थे, अर्ली सॉरी एक्सक्यूज मी, नॉट फिलोसोफर्स, उनकी कंसर्न थी कि क्या हम सोसाइटी की स्टडी के लिए भी ऐसे ही सिस्टमेटिक मेथड्स को डेवलप कर सकते हैं जो नेचुरल साइंसेस के लिए डेवलप हुए हैं इस साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के अंदर। तो एक तो ये इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड था। और मटेरियल चेंज क्या था? मटेरियल चेंज था कि अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ये भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, वो बहुत फास्टली यूरोप में आ रहा था, उसने पूरा सोसाइटी को चेंज करके रख दिया। तो अब जब सोशल चेंज होगा तो क्या होगा? तो केओस होगा, है ना। जब भी सोसाइटी चेंज होगी तो भैया जो पुराने स्टेबल ऑर्डर्स ब्रेक होंगे तो केओस होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों टाइप की सिचुएशन थी, पैराडॉक्सिकल यानी कि एक दूसरे के कॉन्फ्रेंटिंग सिचुएशन। होप भी थी और केओस भी था सोसाइटी के अंदर। होप क्या थी कि चलो भैया ट्रेडिशनल इरेशनल सोसाइटी से हम एक रेशनल और एनलाइटेंड सोसाइटी के तरफ जा रहे हैं, और रीज़न अब मेन है, हमको हर एक चीज़ में हम तर्क देखेंगे, ये करेंगे तो हमारी ओवरऑल ह्यूमन के जैसे एक लिविंग अच्छी होगी। और केओस ये था कि भैया पुराने स्ट्रक्चर्स टूट रहे हैं जिनको स्टेबल कहा जाता था, तो जैसे ही वो टूटेंगे तो कहीं ना कहीं चेंजेस होंगे। देखो, इसको इस तरीके से समझो। फॉर एग्जांपल, ये है एक रिंग है और यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। अभी वो स्टेबल है, अब हम उस बॉल को यहाँ पे ले जाके रख दें तो ये बॉल अनस्टेबल हो जाएगी। पहले यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे घूमेगी और फिर दोबारा आके स्टेबल होगी। तो उसी तरीके से सोशल साइंसेस है। मान लो ये जो फ्यूडल यूरोप हम मान लें, तो उसमें 3 एस्टेट्स थे प्राइमरीली, है ना। तो अब अगर ये टूटेगा तो ये लोग कहाँ पे फिर दोबारा कैसे रीअरेंज होंगे? तो इस वजह से क्या होता है? सोशल केओस का जन्म होता है यूरोप के अंदर। तो इन्हीं दो चेंजेस के अंदर के कारण जन्म होता है सोशियोलॉजी का, यानी कि समाज में अच्छे तरीके से हम समाज को समझ सकें, इसके लिए एक विज्ञान का जन्म होता है जिसको हम कहते हैं समाजशास्त्र। अब सोशियोलॉजिकल थ्योरी, समाजशास्त्रीय सिद्धांत, उसका हम उदय देखते हैं। तो देखो, समाजशास्त्रीय सिद्धांत के दो मेन प्रिकर्सर्स, यानी कि दो मेन चीज़ें थी जो पहले जो सोशियोलॉजी से पहले थी, और वो उनकी वजह से सोशियोलॉजी जो है वो आगे बढ़ती है ना। और इसमें काफ़ी वो रहता है, एनलाइटनमेंट थिंकर्स का कंट्रीब्यूशन रहता है। देखो, पहली जो प्रिकर्सर था वो था फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। अब इसको मिल्स की हिस्ट्री से रिलेट मत करना, ठीक है। ये मिल्स की हिस्ट्री अलग थी, वो जो मैंने पहले बताई थी। ये फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री अलग है। इट वॉज रिकॉग्नाइज दैट सोसाइटी प्रोग्रेस इन स्टेजेस। तो सोसाइटी किस में प्रोग्रेस करती है? स्टेजेस में। ये चीज़ किससे आई, किससे पता पड़ी? इवोल्यूशन से। इवोल्यूशन की जो थ्योरी फिर आई, तो उससे लोगों को पता पड़ा कि जैसे ह्यूमंस है, जैसे नेचुरल साइंस है, वैसे ही ह्यूमंस जो हैं वो भी स्टेजेस में प्रोग्रेस करते हैं। और ये जो पैटर्न है तो सोशल प्रोग्रेस का, ये अगर कोई पैटर्न है तो वो पैटर्न कहीं ना कहीं रिपीट होगा, है ना। मान लो ये पैटर्न है तो ये पैटर्न फिर कहीं ना कहीं रिपीट होगा दोबारा से। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पैटर्न, तो ये जो रिपीटेड पैटर्न को हम समझ पाएँ, तो इसके लिए सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए लॉस भी साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मैनर में बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हर एक पैटर्न को समझने के लिए साइंटिफिक लॉ बनाया जा सकता है। ये थी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री से यहाँ पे अर्थ है कि प्रोग्रेस हम इन स्टेजेस में प्रोग्रेस होती है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे, है ना। तब सोसाइटी हमारी बहुत ज़्यादा सिंपल थी, नो सोशल डिस्टिंक्शंस था। फिर हम स्टोन से आए, हम किस पे आते हैं? उसके बाद जो हमारी एज आती है स्टोन एज के बाद आती है शायद हमारी एग्रीकल्चरल एज आती है, तब भी हम स्टोन टूल ही यूज़ कर रहे होते हैं, है ना।
तो मीज़ोलिथिक एक ट्रांजिशन फेज़ बीच में आता है, फिर मीज़ोलिथिक के बाद हमारा जो है वो नियोलिथिक फेज़ आता है, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आता है, फिर उसके बाद बहुत बड़ा चेंज आता है, वो आता है चैल्कोलिथिक कल्चर्स आते हैं जहाँ पे कॉपर्स का यूज़ होने लगता है, और फिर आयरन एज आती है, और आयरन एज जो थी वो अल्टीमेटली लेड टू द ग्रोथ ऑफ मगध। तो वो हिस्ट्री की चीज़ है, वो बाद में पढ़ेंगे, किसी और वीडियो में देखेंगे। तो इसी तरीके से सोसाइटी जो वो पैटर्न में अगर प्रोग्रेस करती है तो हम उस सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए लॉज भी साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर्स में बना सकते थे। तो ये आंसर करता है कॉम्टे की, जो उस टाइम के इंटेलेक्चुअल लोग जो सोच रहे थे कि क्या सिस्टमेटिक मेथड्स पॉसिबल है, तो हाँ बिल्कुल सिस्टमेटिक मेथड्स पॉसिबल है। दूसरा है क्वांटिटेटिव मेथड्स आ गए सोशल सर्वे के, यानी कि ये मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। मेथड ऑफ इंक्वायरी होता है एक तरीके से पूछ के फिर डेटा इकट्ठा करना। तो सोशल सर्वेज आ गए जो कि क्या कर सकते थे, जो कि सोशल डेटा को इकट्ठा करते और फिर सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को बेटर अंडरस्टैंड करने में सहायता करते, और फिर उससे हम लोग अच्छे से सोशल रिफॉर्म्स को ला सकते हैं। तो ये था सोशल लॉजिकल थ्योरी का राइजनिंग। देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा एनलाइटनमेंट के थिंकर्स के बारे में। तो क्या कंजर्वेटिव्स का कोई रोल नहीं था सोशियोलॉजिकल थ्योरी में? तो था, कंजर्वेटिव्स का रोल भी उतना ही था जितना सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में एनलाइटनमेंट थिंकर का रोल था। तो इट्स नॉट बी थॉट दैट कंजर्वेटिव डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। देखो एनलाइटनमेंट का जो इन्फ्लुएंस था ना वो इनडायरेक्ट और नेगेटिव था, लेकिन जो जो डायरेक्ट और पॉजिटिव होने की वजह से होने से इनडायरेक्ट और निगेटिव था। तो देखो एक कंजर्वेटिव थिंकर्स थे, डी बोनार्ड उनका नाम था, ठीक है। उनको ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, है ना, इम्पर्सनल सिटी लाइफ विदाउट सेंस ऑफ अ कम्युनिटी बॉन्डिंग। वो मानते थे यार ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है कि हम लोग ऐसे सिटी में रहें जहाँ पे कोई भी इम्पर्सनल सिटी लाइफ, यानी कि जहाँ पे हर एक व्यक्ति स्वयं में ही रहे और कोई भी कम्युनिटी का सेंस ना हो लोगों के अंदर। तो उनको ये आइडिया कभी पसंद नहीं था। अब डी बोनार्ड का यही आइडिया हमको सोशियोलॉजी के गोल के अंदर दिखता है। द इफेक्ट ऑफ कंजर्वेटिव रिएक्शन ऑन सोशियोलॉजी कैन बी सीन इन फॉलोइंग वे। तो देखो सोशियोलॉजी के अब गोल क्या है, सोशियोलॉजी के गोल है एम्फेसिस ऑन सोसाइटी। हम लोग सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल को सोशियोलॉजी के अंदर स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है ये किसको जाता है, डी बोलांड की जो जैसे लोगों की जो कंजर्वेटिव्स की रिएक्शंस हैं। तो सोसाइटी में हम सोसाइटी को हम ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं इंडिविजुअल की अपेक्षा में सोशियोलॉजी में। फिर एक और की रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस पार्ट्स बीइंग इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट और स्ट्रेस ऑन अल्टीमेट हार्मोनी एंड स्टेबिलाईजेशन ऑफ सोसाइटी, जो कि एट द एंड कंजर्वेटिव्स चाहते थे। कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे, वो सोशल ऑर्डर इसलिए नहीं ब्रेक होना चाहते कि दैट दे डजंट वांट चेंजेस। ऐसा नहीं था कि कंजर्वेटिव्स को चेंजेस नहीं चाहिए थे। कंजर्वेटिव सोशल ऑर्डर को इसलिए वो करना चाहते थे क्योंकि वो केओस नहीं चाहते थे सोसाइटी में। वो चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर किसी भी तरह का भैया डिसअरे केओस ना हो, सब कुछ वैसा ही चले। तो यही कंजर्वेटिव चाहते थे। तो यही एट द एंड सोशियोलॉजी का गोल निकला कि क्या सोसाइटी के अंदर हार्मनी एंड स्टेबिलिटी को बनाकर रखना, है ना, और रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस पार्ट्स बीइंग इंटर, सोसाइटी के वेरियस पार्ट इंटर रिलेटेड होते हैं। तो कंजर्वेटिव्स का भी उतना ही रोल है सोशियोलॉजी में जितना कि एनलाइटनमेंट थिंकर्स का रोल है। तो यहाँ पे गोल्स ऑफ सोशियोलॉजी हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय कंजर्वेटिव। तो सोशियोलॉजी के जो गोल्स हैं वो कंजर्वेटिव से आए हैं। क्या क्या गोल्स हैं, हार्मनी, स्टेबिलिटी एंड यूनिटी, है ना। और जो मेथड्स हैं सोशियोलॉजी के जो हम पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो एनलाइटनमेंट थिंकर्स से आते हैं, जो कि ये तथ्य समझ गए थे देखो पास्ट में जाना संभव नहीं है, जो कि उनकी बात सही भी थी। क्योंकि सोशल जो इवोल्यूशनरी चेंज सोसाइटी के अंदर आ चुका है, सॉरी जो रिवॉल्यूशनरी चेंज सोसाइटी के अंदर आ चुका है, कोई ग्रेजुअल चेंज तो है नहीं। तो रिवॉल्यूशनरी चेंज के बाद सोसाइटी को ओवरटर्न करना बहुत बहुत मुश्किल है। इसको स्टेट भी ओवरटर्न नहीं कर सकता। स्टेट के पास भी वो क्षमता नहीं है कि वो रिवॉल्यूशनरी चेंजेस को ओवरटर्न कर दे। तो समझ गए ना। तो साइंटिफिक मेथड्स प्लस गोल्स, तो इससे इमरजेंस होता है सोशियोलॉजिकल थ्योरी का। तो कंजर्वेटिव्स सोशियोलॉजी ने क्या डिराइव किया है, कंजर्वेटिव से सोशियोलॉजी ने डिराइव किया है अपने गोल्स को। कंजर्वेटिव से डिराइव किया है सोशियोलॉजी ने अपने गोल्स, हार्मनी, स्टेबिलिटी एंड यूनिटी इन सोसाइटी। और एनलाइटनमेंट थिंकर्स ने सोशियोलॉजी को दिया है उस चीज़ को अचीव करने के लिए नए साइंटिफिक मेथड्स। क्योंकि कंजर्वेटिव्स की ये बात कि हम वापस पुराने समय में लौट जाएं, ये बात संभव नहीं थी। तो
एनलाइटमेंट थिंकर्स और कंजर्वेटिव थॉट दोनों का ही कंबाइंड इफेक्ट रहा है, दोनों के इक्वल एफर्ट्स रहे हैं इन क्रिएशन ऑफ द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सोशियोलॉजी का कि तो आज का लेक्चर ये खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे सोशियोलॉजी कैसे आगे बढ़ती है। अब हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी देखेंगे पहले कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी का उदय कैसे होता है, क्योंकि सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज अ वाइड साइंस। तो इसी के साथ यह वीडियो का अंत। इंस्टाग्राम यूट्यूब पे @openvidya, ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी आप मिल सकते हो। थैंक यू, सी यू।